नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति आज जारी कर दी गई है। इसका लंबे समय से सक्षमता पास किए हुए शिक्षकों को इंतजार था। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी, लेकिन फिर से आवेदन की बारी आ गई है। जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 100% लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है उनका ध्यान अवश्य रखा जा सकता है। तो ऐसी ही बातें स्थानांतरण नीति के इस प्रेस रिलीज में देखने को मिली हैं। क्या है नीति की मुख्य बातें, कैसा है अनुमंडल का पेंच, किनकी बढ़ी परेशानी तो कौन रहा सेफ, आइए इसे जानेंगे और देखते हैं उसी प्रेस रिलीज को जो आज शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रेस रिलीज स्थानांतरण नीति का यही प्रपत्र है। इसे संकल्प के रूप में भी पारित कर दिया गया है, लेकिन यही सब बातें हैं जो प्रेस रिलीज में थी, उसी बातों को उसमें दोहराया गया है। तो प्रेस रिलीज को देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन जो लिखा गया है वह है, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। यानी जो शिक्षक स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त हैं, प्रखंड और पंचायत शिक्षक, और जिन्होंने सक्षमता की परीक्षा पास नहीं की है, उनके लिए इस नीति में कोई भी बात नहीं है। ये केवल उन शिक्षकों के लिए है जो नियमित हैं, जो बीपीएससी द्वारा बहाल हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं, और उनके लिए इस नीति में स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था है, आइए देखते हैं। इसके पहले अनुक्रम को देखते हैं। शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता की बात की गई है। रुग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण में निम्नांकित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यानी वरीयता का क्रम, या इसको हम लोग विकल्प के रूप में ले सकते हैं कि किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पहली प्राथमिकता दी जाएगी असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से पीड़ित होंगे। कौन पीड़ित हो सकते हैं? एक शिक्षक स्वयं, उनकी पति और पत्नी, या फिर बच्चे। यदि पीड़ित हैं तो उन्हें विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिलों में पदस्थापित किया जा सकेगा। जहां उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, यही सबसे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत एवं नगर निकाय में उन्हें पदस्थापित नहीं किया जाएगा। गृह और पत्नी के गृह और स्वयं के पदस्थापन के नगर निकाय और नगर पंचायत में उनका कभी भी पदस्थापन नहीं किया जाएगा। ये इस प्रपत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। विकल्प के पंचायत और नगर निकाय जो भी होंगे वो इनसे इतर होंगे। दूसरी वरीयता में और दूसरी जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी गंभीर रुग्णता वाले लोगों के लिए, जिन्हें या तो किडनी की समस्या हो, उन्हें डायलिसिस हो, किडनी का ट्रांसप्लांट हो, या फिर हृदय रोग हो। स्वयं, पति पत्नी अथवा बच्चों को जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, वॉल्व प्रतिस्थापन या फिर स्टंट लगाना, या फिर पक्षाघात और ब्रेन हैमरेज जैसी चीज़ें। ग यानी प्राथमिकता का अगला क्रम है वो है लीवर अथवा यकृत रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। लीवर सिरोसिस हो या फिर लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ हो, स्वयं, पत्नी, पति अथवा बच्चों में से किसी को, तो उन्हें विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड और अनुमंडल अथवा जिला में पदस्थापना मिल सकेगी। अगली जो वरीयता क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी वो हैं दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त लोग। दिव्यांगता के आधार पर जो भी नियुक्त हुए शिक्षक साथी हैं, उनकी विविध दिव्यांगता के आधार पर तीसरे क्रम का वरीयता, तीसरे क्रम की प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी। दृष्टिबाधित हों, मूक बधिर हों, अस्थिर दिव्यांग हो, मनोविकार अथवा बहुदिव्यांगता। स्वयं, पति पत्नी अथवा बच्चों में से किसी को भी हो तो उनके लिए विकल्प के पंचायत और नगर निकाय में स्थानांतरण के अवसर हैं। किसी भी सूरत में स्वयं के गृह नगर पंचायत, पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय अथवा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत और नगर निकाय में उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त, शल्य चिकित्सा के कारण दिव्यांगता, ये अगली प्राथमिकता की श्रेणी है।
यदि किसी शिक्षक का स्वयं सेवा काल में दुर्घटना हो गया हो, व शल्य चिकित्सा के कारण अंग की क्षति, हाथ पैर आंख की दिव्यांगता हो गई हो, तो उन्हें भी विकल्प के नगर पंचायत नगर निकाय में जिलों में प्राथमिकता दी जाएगी। अगली प्राथमिकता जो चौथे नंबर की प्राथमिकता है वो ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए है। पति पत्नी अथवा बच्चों में से कोई यदि इस विविध प्रकार के ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात एवं अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित होंगे तो उन्हें यह प्रेफरेंस दिया जाएगा। तथा क्रम संख्या 5वां है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिकाओं के लिए। विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिकाओं को सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका के लिए यह विकल्प खुला है कि विकल्प के नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिलों में उन्हें स्थानांतरित किया जा सकेगा। बस वो स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति के गृह पंचायत नगर निकाय एवं वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो छठी प्राथमिकता है वो महिला शिक्षिका को दी जाएगी। महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर इन्हें भी विकल्प के पंचायत नगर निकाय में पदस्थापित और स्थानांतरित किया जा सकेगा। इनके लिए भी स्वयं के गृह पंचायत और नगर निकाय में नहीं किया जा सकेगा स्थानांतरण। अगला जो प्रेफरेंस है वो दिया गया है 7वें नंबर का, शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर। यदि कोई शिक्षिका है और उनके पति का पदस्थापन कहीं है तो उन्हें भी विकल्प के पंचायत नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिलों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। गृह वाले को यहाँ भी माइनस करके रखा गया है, वह विकल्प किसी के लिए नहीं खुला है। अगली जो श्रेणी है वो पुरुष साथी है, यानी कि सबसे अंतिम जो प्रेफरेंस दिया गया है, सबसे अंतिम क्रम जो है प्रेफरेंस का वो है पुरुष शिक्षक साथियों का, जिन्हें कि सभी के लिए है ये, और अंतिम है ये प्रेफरेंस में वरीयता क्रम में। तो इनको प्राथमिकता सबसे अंत में मिलेगी, सभी के लिए है जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर। यानी इनको जिला, कोई अगर ये विकल्प में जिला देते हैं तो उस जिले में इनका पदस्थापन अंततः कर दिया जा सकेगा, लेकिन इन्हें गृह अनुमंडल में कभी भी पदस्थापित नहीं किया जाएगा। बाकी सभी के लिए आपने देखा कि गृह अनुमंडल का जो विकल्प है वो खुला रखा गया है। बाकी सभी जो ऊपर के 7 हमारे प्राथमिकता की श्रेणियां हैं उसमें सभी लोग अपने गृह अनुमंडल में कार्य कर पाएंगे, पर पुरुष शिक्षक एक ऐसे बच गए जिन्हें गृह अनुमंडल में कतई काम करने नहीं दिया जाएगा। इन्हें जिले में रहने दिया जा सकता है यदि वो विकल्प में दिए गए जिले के आधार पर उनका चयन हो गया है। जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, यानी वो जिला अपना दे सकते हैं फिर से विकल्प में और उनको जिले में किया जा सकता है शामिल, लेकिन गृह अनुमंडल में कतई उनको कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल सिविल सर्जन कार्यालय से स्तर से निर्गत दिव्यांगता, रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसमें से किसी भी प्रकार की आपको प्राथमिकता चाहिए होगी। ऊपर वर्णित जो 7 प्रकार की प्राथमिकताएं हैं, 8 प्रकार की प्राथमिकताएं हैं, तो 7 के लिए हमें नहीं चाहिए। हमें जो तरह तरह की यहाँ 4 हैं, 4 प्रकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनके लिए हमें जिला केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता, रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए होगा। दूसरी जो इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा कॉलम है, स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश क्या हैं, सामान्य सिद्धांत क्या हैं? स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं। मतलब इतने प्रकार के 4 प्रकार के शिक्षक हो जाएंगे। दूसरी जो बात कहती है वो कहती है कि उपरोक्त कंडिका 2 जो है उसके 1 के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके, इसे स्थानांतरण एवं पदस्थापना के समय ध्यान में रखा जाएगा। यानी किसी भी जिले में नियमित शिक्षक 10% रहेंगे कुल शिक्षकों के,
स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक 30%, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक भी 30% और बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक भी 30% हों, यह ध्यान रखा जाएगा। इसे स्थानांतरण और पदस्थापन के समय में ध्यान रखा जाएगा। शिक्षकों का पदस्थापन, स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमान्यता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर की जाएगी। यानी जो प्राथमिकताएं दी जाएगी वो 8 जो प्राथमिकताओं का क्रम है, जिनमें सबसे अंत में पुरुष शिक्षक आते हैं, तो वो ही फॉलो किया जाएगा। शिक्षकों के किसी भी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। यानी एक विद्यालय में 70% महिलाएं शिक्षक रह सकती हैं, इससे अधिक नहीं रखने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी और उसमें फिर 10-10-10-30-30 का जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाएगा। शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। यानी हर 5 साल में एक बार पुनः आपका ट्रांसफ़र होगा और उसके लिए फिर जो प्रक्रिया निकलेगी वो फॉलो किया जाएगा। जो 7वां जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। यानी यदि आप उन चारों विकल्पों में से कोई नहीं है और वो जो कि बेहतर है, भगवान न करे कि कोई भी हमारे शिक्षक साथी उन विकल्पों में आए, और यदि उनमें नहीं है तो आप 5 साल तक जहाँ पे स्थानांतरित होंगे वहीं रहेंगे। उन लोगों में जो उन 4 विकल्पों में शामिल हैं उन्हें 5 साल के पहले भी मौका दिया जाएगा एक बार और स्थानांतरण का, या जितनी बार भी सरकार का मन होगा। कंडिका 1 में क्रमांक 1 से 4 के संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वयं रुग्णता दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 5 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 1, 10 इकाई स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में 0.2 एवं 10 इकाई से अधिक स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षक के पदस्थापन पर विचार किया जाएगा। यानी कि वैसे प्रेफरेंस वाले जितने भी शिक्षक हैं उनमें से मैक्सिमम 3 लोग एक विद्यालय में रह सकते हैं। इसके अलावे विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। यानी सबसे पहला जो विकल्प है, सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो नियमित शिक्षकों को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को और तीसरी प्राथमिकता टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षकों को दी जाएगी। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। यानी जो भी सूची है उनकी, शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक हैं, उनकी अपनी सूची में शिक्षक का जो भी वरीयता होगा उसे फॉलो किया जाएगा। शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। अब ये 10 विकल्प क्या हैं? 10 विकल्प आप दे सकते हैं। तो क्या प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर या जिला के स्तर पर कैसे प्रेफरेंसेस या विकल्प हमको देने को मिलेंगे, ये डिटेल में हमको तब पता चलेगा जब आगे सरकार इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करती है। तो यदि हम 10 विकल्प देंगे और अनुमंडल के स्तर पर देंगे तो कोई अनुमंडल हमको बदलना होगा, या फिर प्रखंडों के स्तर पे, या फिर प्रखंड से भी नीचे विद्यालय के स्तर पर हम लोग अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं या विकल्प दे सकते हैं। ये सब कुछ आगे स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद पता चलेगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। ऐसा सरकार ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो सकेगा उन्हें निकटतम में, तो आवेदन ले लेने के बाद उन्हें स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन इनका प्रेफरेंस है, और अगर संभव हो पाएगा तो वहाँ पे आपको पदस्थापित किया जाएगा। किसी भी तरह की स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। रिक्ति की गणना,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना उपलब्धता आदि के आधार पर ये एप्लीकेशन के ये सब बिंदु होंगे, जिससे वो एप्लीकेशन आपको जो ऐप होगा वो आपको एक स्थान नियत कर देगा। यानी रैंडमाइजेशन तो होना है, रैंडमाइजेशन के जो मूलभूत आधारभूत जो बिंदु होंगे जिन पर वो सॉफ्टवेयर काम करेगा वो हैं गणना, रिक्ति की गणना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार ये बनाकर और उन्हें एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो विद्यालय चयन होगा वह कर दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखते हैं। प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय के स्तर पर की जाएगी। यानी कि अभी जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है सक्षमता की, उनका स्थानांतरण नहीं होगा। बाकी सभी शिक्षकों की पदस्थापना, स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से की जाएगी। नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं दिए जाने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार ही नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथासंभव बने रहेंगे। यानी पूर्व से नियमित शिक्षक जो हैं वो भी बच गए स्थानांतरण से। यदि वो नहीं चाहेंगे तो उन्हें नहीं होगा, और अगर वो चाहेंगे, उन्हें इच्छा है कि अपने किसी नियत विद्यालय में चले जाएं तो या नियत जगह पे चले जाएं तो इसका वो ऑप्शन दे सकते हैं। तो उनके लिए ये ऑप्शनल है। जो स्थानांतरण और पदस्थापना की बात है ये उनके लिए फ़िलहाल ऑप्शनल है, अर्थात वे पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे। यानी कुल मिलाकर यह सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। प्रथम चरण में इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए टीआरई 1, 2 जो है और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, उन्हें राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। उपरोक्त कंडिका राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य में वरीयता का क्रम बनाया जाएगा। जो भी वरीयता का क्रम बनेगा जिला स्तर के अलावा राज्य स्तर का भी बनेगा और उसी के आधार पर उन्हें वरीयता दी जाएगी। अब ये कैसा होगा, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर और भी बातें पता चलेंगी। उपरोक्त कंडिका 2 और 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई आरटीआई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। ये जो जिला स्थापना समिति है ये बनेगी कैसे? ये जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त इसके सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो स्थापना है वो इसके सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के लिए मनोनीत एक पदाधिकारी इनके सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी वो भी इसके सदस्य होंगे तथा जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी भी इनके सदस्य होंगे और इन सबको मिलाकर जिला स्थापना समिति बनाई जाएगी। उपरोक्त कंडिका 2-12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण निम्नवत गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए भी गठित समिति का स्वरूप है प्रमंडलीय आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे, प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी उप विकास आयुक्त इसके सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे और इसके अनुसार प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। आगे दिया गया है उपरोक्त कंडिका 2-12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में शिक्षकों का अंतर जिला अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु गठित समिति का स्वरूप निम्न रूपेण होगा। सचिव शिक्षा विभाग ये इसके अध्यक्ष होंगे, निदेशक प्राथमिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे और निदेशक माध्यमिक शिक्षा भी इसके सदस्य होंगे। जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामलों में जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जा सकेगा
स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्थानीय राजनीति में अगर संलिप्तता आपकी पाई जाती है, वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त निदेशक द्वारा जिले के बाहर भी किया जा सकेगा। यानी आपका जो जिला है उसके बाहर भी आपको भेजा जा सकता है। जिस जिले में आप कार्यरत हैं इस जिले के बाहर आपको भेजा जा सकता है यदि आप स्थानीय राजनीति में संलिप्त पाए गए, वित्तीय अनियमितता का आप पर दाग लगा, नैतिक अधमता का दाग लगा या फिर गंभीर आरोप प्रमाणित हो गया। इस प्रकार के गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकेगी। इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। सामान्यतया शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी किसी भी सामान्य परिस्थिति में प्रतिनियुक्ति वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश के नवीकरण के संबंध में भी इस समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा और वैसे मामले अवैध माने जाएंगे। आगे के दिनों में जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तब के लिए ये पूर्व में विकल्प दिया गया है, ये इस नीति में बातें बताई गई हैं कि इस प्रकार से इसको किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हो तो उसे अवैध या फिर गैर कानूनी माना जाएगा। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट जो पूर्व में जमा किए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। यानी कि जो भी हम लोगों ने फिजिकल डॉक्यूमेंट जो जमा किया था उन्हें भी वापस से मांगा गया है और उसे देना होगा जो फॉर्म भरते वक्त लोगों से मांगा गया था। और उस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जो उस आवेदन को करते समय विकल्प में होगा तो उसके लिए वापस से उसको देना होगा। स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है, इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निर्गत की जाएगी। तो इन सब के लिए आगे और स्पष्टता आएगी, उसे हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए एक जो खाका है वो विभाग ने खींच दिया है और हमारे सामने स्थानांतरण की नीति आ गई है। कुछ चीज़ें तो स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई हैं कि किन्हें कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, कहाँ स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तो इन सब बातों पर तब तक मंथन कीजिए, अपने विचार को आगे रखिए, समझिए और समझाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।